मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी MCO 6 की यूनिट 19 इमर्जिंग इश्यूज इन मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका इस यूनिट से कि लिस्ट आउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द मार्केटर्स इन रूरल मार्केटिंग इन इंडिया। कि रूरल मार्केटिंग के अंदर इंडिया के अंदर हमारे जो मार्केटर्स हैं उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जो वो फेस करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो चैलेंज है, अंडरस्टैंडिंग रूरल कंज्यूमर्स या कस्टमर। कि जो गांव के अंदर हमारे कस्टमर्स रहते हैं उनको समझना सबसे पहली हमारे सामने एक प्रॉब्लम होती है, एक चैलेंज होता है। उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानना, उनकी लैंग्वेज के बारे में जानना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, उनके फैमिली रेफरेंसेस के बारे में, उनके कह सकते हैं रिलीजन कल्चर्स के बारे में, उनके सोशल नॉर्म्स के बारे में, उनके किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या परसेप्शंस है उसके बारे में। क्योंकि रूरल और अर्बन दोनों की जो एक थिंकिंग होती है, उनके नॉर्म्स होते हैं, जो उनकी लाइफस्टाइल होती है, टोटली एक दूसरे से डिफिकल्ट होती है। केवल मार्केटर्स की ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रूरल कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करे, उनको समझ सके। क्योंकि जब वो उनके बारे में समझ पाएगा, उनकी नीड्स के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, तभी वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप कर पाएगा। दूसरा होता है आपका असेसिंग रूरल कंज्यूमर्स द डिस्ट्रीब्यूशन डायनामिक्स। अब वो देखता है कि अपने प्रोडक्ट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा उस रूरल एरिया के अंदर। क्योंकि अगर हम गांव की बात करें, इंडिया के अंदर रूरल विलेज की बात करें, तो वहाँ पर क्या है कि जो उनकी कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जब कनेक्टिविटी नहीं है तो हम देखेंगे कि किस तरह अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर डिलीवर कर सके, किस तरह अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करा सकते हैं, अवेलेबल करवा सकते हैं जब उनको हमारी नीड हो। अब ये भी देखेंगे हमारा जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग हो वो भी कम से कम हो, एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट का। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं हमारे मार्केटर्स को, कि किस तरह उस प्रोडक्ट को कनेक्टिविटी ना होने के बाद भी वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को ईजिली अवेलेबल कराया जा सके। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग चॉइसेस। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि परचेसिंग पावर जो होती है रूरल कस्टमर्स की, वो क्या होती है, बहुत कम होती है अनलाइक द अर्बन। क्योंकि अर्बन के अंदर हमारे जो इकोनॉमिक सोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी परचेसिंग पावर भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम रूरल की बात करते हैं तो उनकी जो परचेसिंग पावर होती है वो उन कंज्यूमर्स की कम होती है। रूरल बायर्स आल्सो लाइक टू बाय प्रोडक्ट दैट आर द वैल्यू टू मनी बट मे नॉट हैव परचेसिंग कैपेसिटी टू बाय लार्ज यूनिट्स। चाहते तो वो भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को परचेज कर सके, बड़ी यूनिट को परचेज कर सके, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होती। तो मार्केटर्स की ये हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका हमें चैलेंज होता है कि किस तरह वो अपने प्रोडक्ट को कम से कम प्राइस पर उनके सामने अवेलेबल करवाए कि वो उस प्रोडक्ट को ईजिली परचेज कर सके। नेक्स्ट है प्रमोशन इन रूरल इंडिया। अब प्रमोशन किस तरह करे उस एरिया के अंदर, क्योंकि उसे समझना पड़ेगा वहाँ पर किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये तो है नहीं कि हर तरह के रिसोर्सेज वहाँ पर आप उसको अवेलेबल मिलेंगे। अब जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर किस तरह उनका यूज़ कर कर अमंग कस्टमर्स के बीच में उनको कन्वेंस करे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बताए। तो ये कुछ हमारे पास कह सकते हैं चैलेंजेस होते हैं जो कि मार्केटर्स के पास रूरल मार्केटिंग के लिए। नेक्स्ट आपका स्टेट द 7 पीस ऑफ मार्केटिंग या 7 पीस ऑफ सोशल मार्केटिंग। कि कौन कौन से 7 पीस है हमारी सोशल मार्केटिंग के। तो 7 पीस के अंदर आपका सबसे पहला आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कह सकते हैं आप बंडल ऑफ यूटिलिटीज, जिसके थ्रू कि हमारे कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। ये आपके कह सकते हैं टेंजिबल भी हो सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी होते हैं, और आपके नॉन टेंजिबल आइडियाज भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू कि हमारे कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई किया जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब दूसरा होता है आपके प्राइसिंग। प्राइसिंग की बात करें कि वो प्राइस जिसके ऊपर कंज्यूमर्स पे करना चाहे और उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले। मतलब प्राइस इस तरह का रखना होता है हमें कि कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए वो प्राइस इजीली पे कर सके। अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस रखोगे तो भी कंज्यूमर्स उसको परचेज नहीं करेगा, और आप बहुत ज़्यादा कम कर दोगे तो भी कंज्यूमर सोचेगा कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है सोशल मार्केटिंग के अंदर। थर्ड है प्लेस। अब प्लेस की बात करेंगे, इट रेफर्स टू द वे हाउ प्रोडक्ट रीच द कस्टमर्स। कि किस तरह वो प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमर्स तक पहुंच पाएगा। पहुंचने के लिए कह सकते हैं हम किस तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, वेयर हाउस का यूज़ करेंगे, सेल्स फोर्स का यूज़ करेंगे, या रिटेल आउटलेट्स का यूज़ करेंगे। तो ये देखना होता है मतलब किस प्लेस पर उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाया जाए हमारे कंज्यूमर्स को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट आपका प्रमोशन। अब किस तरह उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे, सेल्स प्रमोशन का यूज़ करेंगे, या पब्लिसिटी का यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर आपके प्रमोशन की बात करते हैं। मेन पर्पस होता है कि कंज्यूमर्स को अवेयर करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी ब्रांड के बारे में। नेक्स्ट आपका पब्लिक्स। फॉर अ सक्सेसफुल प्रोग्राम सोशल मार्केटर्स हैव टू एड्रेस मैनी डिफरेंट ऑडियंसेस
Public includes internal and external group involved in programs. External public refers to the target audiences, secondary audiences, and the policymakers. Internal public refers to the individual who are involved either by approving or implementations of the program. अब पब्लिक्स के अंदर हम बात करते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट को सेल्स किया जा रहा है, उसकी सेल्स के लिए कोई प्रोग्राम बनाया गया, तो उसके लिए दो तरह की पब्लिक इंक्लूड होती है। एक होती है एक्सटर्नल पब्लिक, एक होती है इंटरनल पब्लिक। इंटरनल पब्लिक वो होती है जो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए उनका कोई ना कोई अप्रूवल होता है, कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और एक्सटर्नल पब्लिक होती है जिसको कि टारगेट किया जा रहा है, जो आपके कह सकते हैं एक पोटेंशियल बायर्स हैं, वो सभी कुछ। तो ये आपके होते हैं पब्लिक। नेक्स्ट आपका पार्टनरशिप। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे सोशल इश्यूज आते रहते हैं और किसी भी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईजी नहीं होता कि उन सभी इश्यूज को सॉल्व कर पाए। यहाँ पर हम देखते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर किसी काम को करते हैं, अपनी मार्केटिंग को करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। मतलब यहाँ पर कई ऑर्गेनाइजेशन एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। लास्ट है आपका पॉलिसी। Policy change is often required and media advocacy programs can be effective complications to a social marketing program. Social marketing programs can help to individual behavior change. तो पॉलिसी की बात करें, पॉलिसी क्या होती है, आपको टाइम टाइम पर जैसे आपके रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, तो आपकी जो पॉलिसीज होती है वो भी चेंज होती रहती है आपके मीडिया के हिसाब से, आपके प्रोग्राम के हिसाब से। तो पॉलिसीज को चेंज करते हैं अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स को और एफिशिएंट बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए। ये हमारे पास 7 P's थे सोशल मार्केटिंग के। नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग या रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है और रिलेशनशिप मार्केटिंग के कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिलेशनशिप होता क्या है कि किस तरह एक दूसरे के साथ हमारे रिलेशंस हैं, उन्हीं को हम कहते हैं रिलेशन। मार्केटिंग मैनेजर्स एम टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म रिलेशंस विद द कस्टमर्स। हमारे जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं उनकी नीड होती है कि अपने कंज्यूमर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को डेवलप करें, जिसके थ्रू कि वो उनकी कह सकते हैं कि नीड्स को समझ पाएँ और उनको जो उनकी नीड है उसके हिसाब से उनको गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। उनकी कोशिश होती है कि उनके साथ पर्सनल कनेक्शन को इस्टेब्लिश करें, क्योंकि जब पर्सनल कनेक्शन होगा तभी वो उनके सामने कंटिन्यू उनको विजिट करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी नीड्स के बारे में, उनके डिज़ायर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में हो, आप उसको रिलेटिव हैं, आप उसके साथ उसका घर में आना जाना आपका, तो आप अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप उसी से परचेज करोगे उस प्रोडक्ट को, कंपेरिजन टू किसी आउटसाइडर से। तो इसी को हम कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। मतलब जब हम अपने रिलेशंस का यूज़ करते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, मतलब अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए, मार्केटिंग मैनेजर का पर्पस होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर करे, एक रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करे अपने कंज्यूमर्स से, जिसके थ्रू कि उससे वो लॉन्ग टाइम तक उसके कनेक्ट रह सके। तो वो कहलाता है आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब इसके एलिमेंट की बात करें तो नॉर्मली यहाँ पर इसके रिलेशनशिप मार्केटिंग के 3 एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहला होता है आइडेंटिफाइंग एंड बिल्डिंग मार्केटिंग डाटाबेस ऑफ पोटेंशियल एंड प्रेजेंट कंज्यूमर्स। उसे डाटाबेस क्रिएट करना होता है कि उसके पास कौन कौन से पोटेंशियल और परसेंट कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि रिलेशनशिप तो तभी डेवलप करेगा उन कंज्यूमर्स के पास कि जब उसके पास पता हो कि हाँ उसे किसके साथ अपने रिलेशनशिप डेवलप करने हैं। तो सबसे पहले उसके पास एक डाटा होना चाहिए, डाटाबेस होना चाहिए उसके पोटेंशियल कस्टमर्स और उसके प्रेजेंट कंज्यूमर्स का। नेक्स्ट है डिलीवर डिफरेंशिएटेड मैसेज टू टारगेट हाउस होल्ड। अब हमने जिन जिन को टारगेट किया है उनके साथ अपने मैसेज को किस तरह उनको डिलीवर करना है, उनसे किस तरह अपने कनेक्शन को, कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना है, किस तरह अपने रिलेशन को डेवलप करना है, उनसे एक हेल्थी रिलेशन क्रिएट करना है उनके साथ, जिसके थ्रू कि हम उनके नीड्स को, डिजायर्स को समझ सकें। मतलब कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना होता है अपने पोटेंशियल यूजर्स और एग्जिस्टिंग यूजर्स के साथ। और तीसरा होता है आपका टैकल विद द रिलेशनशिप टू मेक मीडिया एडवर्टाइजमेंट या मीडिया एक्सपेंडिचर्स मोर इफेक्टिवली एंड मोर मेजरेबल। अब तीसरा होता है कि हमारे पास जो भी मीडिया एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम किस तरह मोर इफेक्टिव और मोर मेजरेबल्स बनाएं। तो मतलब उनको टैकल भी करना होता है, क्या हमारे रिलेशनशिप्स के हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हम उनको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, उनके डिसीजंस को, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी को, उनकी परचेजिंग पावर को। तो ये होता है आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग और एलिमेंट्स ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग मार्केटिंग विद रूरल एरिया, कि रूरल एरिया के अंदर अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो अगर हम रूरल एरिया की बात करें, मतलब वो एरिया जो गांव का है, देहात का हमारा, वहाँ पर ना तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, बैनर्स के लिए, पैम्पलेट्स के लिए।
तो वहाँ पर हमें किस तरह लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ कर अपने एडवर्टाइजमेंट को बेटर करें, और किस तरह वहाँ पर जहाँ पर लोगों के पास परचेजिंग पावर बहुत कम होती है उस कंडीशन में किस तरह अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सेल्स कर सकें। इसके अंदर हम बात करेंगे किस तरह हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की, तो हमारे पास कई तरह की स्ट्रैटेजीज को हम डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी कि किस तरह के प्रोडक्ट को वहाँ पर डेवलप किया जा सके अपनी रूरल मार्केटिंग के लिए। तो प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा स्मॉल एंड लो प्राइस ऑफ पैकिंग। हमारे जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, और उसका जो साइज होना चाहिए वो भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो रूरल एरिया के कंज्यूमर्स होते हैं वो छोटे प्रोडक्ट को, स्मॉल पैक्स के प्रोडक्ट को परचेज करना ज़्यादा कन्वीनियंट समझते हैं कंपैरिजन टू बड़े प्रोडक्ट। तो आप वहाँ देखोगे आपके जो शैम्पूज होते हैं, बिस्किट्स होते हैं या पिकल्स होते हैं, ये बहुत छोटे छोटी अमाउंट में वहाँ पर अवेलेबल होते हैं सेल्स के लिए। और अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करो तो यहाँ पर इनका जो अमाउंट होता है, पैकिंग होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है या लार्ज होती है। तो आपको ये देखना होगा आपकी जो पैकिंग हो वो स्मॉल और लो प्राइस की हो। दूसरा आपका ब्रांड नेम। अब आपका ब्रांड नेम आपको इस तरह डेवलप करना है कि जो कि उन्हीं के हिसाब से हो, मतलब कोई ऐसा नाम आप डिसाइड करो कि जो रूरल एरिया में उनके कल्चर को मैच करता हो, उनके कह सकते हैं इथिक्स को मैच करता हो, जिसको वो इसलिए प्रोनाउंस कर सके, जिसको इसलिए वो रिमेंबर रख सके। इस तरह के आपको वहाँ पर ब्रांड का नाम रखना होता है अपना। अगर हम प्राइसिंग के हिसाब से स्ट्रेटजीज की बात करते हैं कि हम किस तरह प्राइसिंग रखें अपने प्रोडक्ट का, तो सबसे पहला लो कॉस्ट चीप प्रोडक्ट। कि गांव में क्या होता है, आपका जो रूरल एरिया होता है वहाँ पर मार्केटर्स की नीड होती है कि वो जो विलेजर्स होते हैं या आपके कह सकते हैं जो रूरल एरियाज के पर्सन्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी इतनी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होती। तो वो सोचते हैं उन्हें चीप लेवल पर प्रोडक्ट इजीली मिल सके स्मॉल यूनिट के हिसाब से। तो अगर हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो वहाँ के लिए हमें चीप प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना चाहिए, चीप प्रोडक्ट्स को डेवलप करना चाहिए, जिनकी कॉस्टिंग भी लो हो। नेक्स्ट आपका अवॉइड सोफिस्टिकेटेड पैकिंग। आपकी जो पैकिंग हो वो एकदम सिंपल करी जाए, जिसके थ्रू उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाए। क्योंकि अगर आपकी पैकिंग बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा एडवांस पैकिंग करी है आपने, तो वो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज करेगी। अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हुई तो वो कंज्यूमर्स उसको वहाँ परचेज नहीं करेंगे। तो आपको क्या नीड होती है, आप उसकी कॉस्ट को कम करने की। कॉस्ट तभी कम होगी जब आप उसकी पैकिंग को सिंपल रखेंगे। नेक्स्ट आपका रिफिल पैक एंड रीयूजेबल पैकिंग। हो सके तो इस तरह की पैकिंग करें जिसको दोबारा रिफिल किया जा सके, रीयूज किया जा सके, उन कंज्यूमर्स के थ्रू या उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उस मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग। मतलब यहाँ पर वैल्यू इंजीनियरिंग को यहाँ पर फोकस किया जाना चाहिए कि वहाँ पर इस तरह के रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया जाए जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। क्योंकि हमें पता है कि उस कंडीशन में वो चीप प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेंगे, उनकी इतनी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन डिमांड तो उनकी भी है। तो हम अल्टरनेटिव्स को ढूंढते हैं वहाँ पर इंजीनियरिंग के थ्रू कि किस तरह उस नीड्स को हम अल्टरनेट का यूज़ कर कर कम कॉस्टिंग के थ्रू उस चीज़ को हम तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज के बारे में। किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर। तो रूरल एरियाज़ के अंदर आपका, क्योंकि ना तो आपका ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा होता है, ना ही आपकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होती है, तो वहाँ पर हमें देखना होता है कि हम किस तरह अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर डिलीवर कर सकें, उनको पहुँचा सकें। तो इसके लिए हम कह सकते हैं अपनी कह सकते हैं हार्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स को वहाँ पर कह सकते हैं रिक्रूट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका यूज़ कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, हम अपने खुद के सेंटर्स को ओपन कर सकते हैं। मतलब ये कुछ तरीके होते हैं जिनका यूज़ कर हम अपने प्रोडक्ट को ईजिली वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो करते हैं हमारे कोऑपरेटिव्स। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हेल्प से ही मैक्सिमम जो रूरल एरिया के अंदर जो मार्केटिंग सर्विसेज होती हैं उनको रेगुलेट किया जाता है, अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुँचाया जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करो, फार्मिंग प्रोडक्ट की बात करो, या आपके मैन्योर्स की बात करो, फर्टिलाइजर्स की बात करो, सीड्स की बात करो, तो इन सबको मैक्सिमम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू ही कंज्यूमर्स तक पहुँचाया जाता है, उन तक सेल्स करी जाती है। लास्ट आता है आपका प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। प्रमोशन के अंदर हम किस किस मीडिया का यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए रूरल एरिया के अंदर। तो नॉर्मली हमारे पास जो प्रमोशन के तरीके होते हैं, टेलीविज़न अवेलेबल है, सिनेमा अवेलेबल है, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, अगर हम बात करें होर्डिंग की, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स की, स्पेशल कैंपेन्स चला सकते हैं हम, या आपके हैंडबिल या बुकलेट्स हैं, पोस्टर्स हैं, स्टिकर्स हैं, मतलब इन सभी का यूज़ कर सकते हैं प्रमोशंस के लिए। लेकिन गाँवों के लिए, रूरल एरिया के लिए किस तरह के मीडियम का यूज़ किया जाए प्रमोशंस का, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह उसकी जो कॉस्टिंग कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच सके। तो मैक्सिमम यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, पैम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, या पंचायती राज ऑफिस का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए। या गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर अपने बैनर्स को लगा सकते हैं, जिसके थ्रू कि अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा ज़्यादा हम सेल्स कर सके, कंज्यूमर्स उनके बारे में बता सके।
नेक्स्ट आपका हाउ मार्केटिंग ऑन इंटरनेट इज डिफरेंट, कि इंटरनेट के ऊपर मार्केटिंग किस तरह डिफरेंट है। स्टेट द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग इंटरनेट, मतलब मार्केटिंग ऑन इंटरनेट, कि आपकी इंटरनेट के ऊपर मार्केटिंग किस तरह अलग है हमारे ट्रेडिशनल से और उसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो अगर हम मार्केटिंग की बात करें इंटरनेट के थ्रू, तो इन्फॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू द वर्ल्ड थ्रू इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कंप्यूटर्स वाया वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके अंदर आपकी इंटरनेट के ऊपर जो मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन होती है उसको कम्युनिकेट किया जाता है थ्रू द interconnected series of computers with the help of internet या world wide web. A company can provide in-depth information about its products and services which can be accessed by the web users. यहाँ पर हमारे जो वेब यूजर्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, उसके डेप्थ से डेप्थ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कहीं से भी कहीं पर भी। ये हेल्प करती है हमें डायरेक्टली हमारे कंज्यूमर्स तक अट्रैक्ट होने में, उनके साथ जुड़ने में। एडवर्टाइजिंग ऑन वेब कैन बी यूजफुल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज। और आज के टाइम अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मैक्सिमम हमारा जो इंटरनेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी एडवर्टाइजमेंट में, हमारी मार्केटिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। सबसे पहले एडवांटेज है टारगेट मार्केट, मतलब हमारे पास एक पोटेंशियल, हमारे पास जो भी बायर्स उनकी पूरी लिस्ट होती है, हमें पता है कि कौन पर्सन है, कौन से बायर्स है जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो टारगेट करना होता है मार्केट को, हम डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। यहाँ पर हमारा कोई भी एफर्ट कह सकते हैं वेस्ट नहीं जाता, हमें पता होता है हमें किस ग्रुप को टारगेट करना है, और इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू हम स्पेसिफिक उसी ग्रुप को ही टारगेट करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका मैसेज टेलरिंग। मैसेज टेलरिंग की बात करें, मैसेज कैन बी डिजाइन मैसेज टू अपील द स्पेसिफिक नीड ऑफ टारगेट ग्रुप्स, इंटरेक्टिव कैपेबिलिटीज, इट अलाउज द कंज्यूमर्स इंटरेक्शन लीडिंग टू हाई डिग्री ऑफ द कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर हमारा जो मैसेज होती है उसको टेलरिंग कर सकते हैं, उसको इजीली टेलर कर सकते हैं, बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू कंज्यूमर्स भी हमसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, हमसे इंटरेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन एक्सेस, यूजर कैन ऑलवेज एक्सेस द यूजफुल और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इजिली ऑन इट्स वेबसाइट्स। कंज्यूमर्स जो है कंपनी के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में इजिली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, देख सकता है जब उसकी नीड हो, कहीं पर भी किसी भी टाइम। सेल्स पोटेंशियल, द एबिलिटी ऑफ दिस मीडियम टू जनरेट सेल्स इज हाई। इनका जो कह सकते हैं पोटेंशियल है सेल्स को जनरेट करने का बहुत ज़्यादा हाई है। क्रिएटिविटी की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, हमारे जो मार्केटर्स उनकी जो क्रिएटिविटी है, वेबसाइट्स को क्रिएट किया गया है, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में बनाया जा सकता है, जिससे के थ्रू हमारे जो व्यूअर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका मार्केट पोटेंशियल, एज द यूज ऑफ इंटरनेट इंक्रीज द मार्केट पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेज, क्योंकि जैसे जैसे आपका इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है आपका पोटेंशियल भी इसका बढ़ता रहेगा। अगर इसके हम बात करें कुछ डिसएडवांटेज की कि इंटरनेट मार्केटिंग की डिसएडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है मेजरमेंट प्रॉब्लम। हम इसकी मेजरमेंट को, इसकी इफेक्टिवनेस को नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते कि कितना ही हमारे लिए कह सकते बेनिफिशियल है या नहीं है। नेक्स्ट आपका यूज कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियंसेस। अब इसमें डिफिकल्ट होता है कि हमारे पास जो यूज़र हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, हमें उनके बारे में इतना आइडिया नहीं होता, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को मेज़र हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब फेस टू फेस होता है तो वहाँ पर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को मेज़र कर सकते हैं, उनके हिसाब से अपने मीडिया को या अपने एडवर्टाइजमेंट को, मैसेज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लटर। क्लटर की बात करें, देयर आर टू मैनी एड्स एंड द चांस टू बीइंग नोटिस इज़ वेरी लो। अब आजकल स्क्रीन में बहुत सारे एड्स कंटिन्यू रन होते रहते हैं, शो होते रहते हैं, इसमें चांस होता है कि बहुत कम एड्स को देखा जाता है, क्योंकि कंज्यूमर्स को पता है पूरे दिन उसकी स्क्रीन पे ऐड ही चलते रहते हैं। अगर दिन में कोई सिर्फ एक ऐड, दो ऐड आए तो वो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेगा, लेकिन अगर पूरे दिन ही वो आते रहेंगे तो कोई भी उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता, फोकस नहीं करता। अगर कॉस्ट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं हमारे मीडियम में एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये कुछ उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे इंटरनेट के लिए मार्केटिंग में। नेक्स्ट आपका मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, कि इंटरनेट मार्केटिंग का मीनिंग और हमें फीचर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो अगर हम बात करते हैं मीनिंग के बारे में, इंटरनेट मार्केटिंग होता क्या है, तो इंटरनेट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को सेल्स करना, ये हमें कहलाता है इंटरनेट मार्केटिंग। विद द डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज, you don't want to go to the shop or anywhere other commercial place for selling or marketing of your product and services. Internet marketing makes your selling is a rapid way. तो जैसे जैसे हमारा ई कॉमर्स बढ़ रहा है,
ऑनलाइन सर्विसेज बढ़ रही हैं, ना तो सेलर अब कमर्शियल प्लेस में जाना चाहता है, शॉप्स पे जाना चाहता है, और ना ही हमारा बायर जाना चाहता है। तो हर कोई आज के टाइम में कह सकते हैं इंटरनेट का यूज़ कर करके अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर रहा है, उसको परचेज कर रहा है। तो इंटरनेट मार्केटिंग जो है इसने हमारी जो सेलिंग के तरीके को टोटली रैपिड वे में चेंज कर दिया है। इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर हम बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कह सकते हैं किसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपका ईमेल मार्केटिंग, ईमेल्स भेजे जाते हैं कस्टमर्स को, कंपनी की खुद की वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, सीओ मतलब किस तरह आप अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो किस कंपनी का प्रोडक्ट सबसे टॉप पे आता है, किसका लो में आता है, उस सभी के बारे में। आपका कंटेंट, आपकी यूट्यूब वीडियोस, कोई चीज़ आपकी वायरल हो गई, आपके एनालिसिस रिपोर्ट्स, सोशल मीडियास, मतलब ये सभी पार्ट होते हैं आपके इंटरनेट मार्केटिंग के। इन सभी का यूज़ कर कर हम अपने प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं ओवर द इंटरनेट। अगर हम फीचर्स की बात करें, द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द इंटरनेट मार्केटिंग आर, फर्स्ट आपका इंटरनेट मार्केटिंग अलाउज ग्लोबल मार्केटिंग फैसिलिटी। अब इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है वो ग्लोबल लेवल पर कर सकते हैं। इसमें कोई एक जोग्राफी का एक लिमिटेशंस नहीं है कि आपका प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है वो सिर्फ इस जोग्राफिकल एरियाज तक जा सकती है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी ग्लोबलाइज आवर मार्केटिंग फैसिलिटी। दूसरा क्या है आपका, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। तीसरा फीचर्स, इट मेक्स मार्केटिंग ईजियर। तीसरा आपकी इससे आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है, मार्केटिंग होती है, वो आसान हो जाती है कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल तरीके से आपके। फोर्थ है आपका, थ्रू इंटरनेट मार्केटिंग यू कैन सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन एन कैश योर बिलिंग फ्रॉम वेयर एनीवेयर। मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को कहीं से भी सेल्स परचेज कर सकते हैं और उसको एन कैश भी करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। मतलब किसी भी तरीके से आप कैश भी कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इट इंक्रीजेज द चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड सेलर्स। और इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू कह सकते हैं जो चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट है, चॉइसेस ऑफ सेलर्स है या चॉइसेस ऑफ सर्विसेज है, वो भी इंक्रीज हो रही है। जब हम अगर फिजिकल फॉर्म में जाते थे तो हमारे सामने एक या दो सर्विस ही रहा करती, एक दो प्रोडक्ट रहा करते थे। जब हम इंटरनेट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अब कंज्यूमर्स के सामने बहुत सारी एन नंबर्स ऑफ सर्विसेज अवेलेबल होती हैं उनको परचेज करने के लिए। और लास्ट है, वास्ट अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कि जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, किसी सर्विस के रिगार्डिंग, किसी सेलर के रिगार्डिंग, वो बहुत ज़्यादा वास्ट अवेलेबल होती है हमारी इंटरनेट मार्केटिंग पर। ये कुछ फीचर्स थे हमारे इंटरनेट मार्केटिंग के। तो ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।